गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू पवन जी जीएस रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आज मैं प्राचीन भारत से रिलेटेड थ्योरी कराने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर उपलब्ध है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन को बताया था, जिसमें मैंने काल का विभाजन तीन तरह से मैंने बताया था, तीन प्रकार से बताया था। प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले बार भी पूछे गए हैं, और अभी जो लॉकडाउन से पहले एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल। तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई थी। कब की गई थी पाषाणकालीन सभ्यता की खोज? तो 1863 ईस्वी में। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो कि थे भूवैज्ञानिक, ने पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन कालों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन सा है अभी देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल, पहला है पूरा पाषाण काल, जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाणकालीन काल जो है, नवपाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। तो पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः तीन कालों में विभाजित किया गया है। अब जो पूरा पाषाण काल जो है, इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः तीन कालों में और विभाजित किया गया है। तो पहला हो गया निम्न पूरा पाषाण काल, है ना। तो इस काल में जीवन अस्थिर था। शिकार करके वह अपने भोजन का संग्रहण किया करते थे। इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स, चार चार्पिंग एवं पेबुल उपकरण प्रमुख थे, है ना। इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स, चार चार्पिंग एवं पेबुल उपकरण मुख्य थे। भारत की निम्न पूरा पाषाण कालीन सभ्यता को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अब जो पूरा पाषाण कालीन जो है सभ्यता, इनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। तो चार चार्पिंग पेबुल संस्कृति है। इसमें यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई। अतः इसे सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से जाना जाता है। अब हैंडएक्स संस्कृति क्या होता है? हैंडएक्स संस्कृति, इस संस्कृति का मुख्य उपकरण हैंडएक्स है। इसे एस्क्यूलन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट अतिपक्कम से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रास उद्योग के नाम से जाना जाता है। आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। चलिए, अब है मध्य पूरा पाषाण काल। तो इस काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया गया है। अतः इस काल को
फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। किसे? मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस काल में स्क्रैपर, जिसको खुरचनी बोला जाता है, बेधक, बेधनिया आदि उपकरण बनाए गए। गंगा घाटी, असम, सिक्किम एवं केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत से इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अगर इसी तरह से देखते रहिएगा तो आपको टोटल चीज़ याद हो जाएगा। आप अगर चाहेंगे कि किताब मिल जाता तो उससे नोट्स मिल जाता तो हम पढ़कर याद कर लेते, उतना मोटा कोई पढ़ता नहीं है। केवल आप वीडियो देखते रहिए, आपको सभी चीज़ याद हो जाएगा इसी तरह से, खेल खेल में ही। और यह जो अगर आपको जानना ही है कि यह कहाँ मिलेगा, तो अभी जो न्यू एडिशन का बुक निकला हुआ है, लुसेंट का बुक है, उसका ये है थ्योरी। अगला है उच्च पुरापाषाण काल। इस काल में सर्वप्रथम होमोसेपियंस, यानी होमोसेपियंस को क्या बोला जाता है? ज्ञानी मानव भी बोला जाता है, का उदय हुआ था। माने उच्च पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस, ज्ञानी मानव का उदय हुआ था। इस काल के प्रमुख उपकरणों में तक्षणी, चाकू, स्क्रैपर, बेधक, बेधनिया हैं। तक्षणी इस काल का विशिष्ट उपकरण है। मतलब उच्च पुरापाषाण काल का जो तक्षणी जो है, वह जो उपकरण है तक्षणी, इस काल का यानी उच्च पुरापाषाण काल का विशिष्ट उपकरण है। इलाहाबाद के जिले में बेलन घाटी में स्थित क्या चीज़ है? लोहंदा से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति मिली है। लोहंदी से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति मिली है ना? तो लोहंदा कहाँ है? इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी में स्थित है। इसी काल का मानव पहली बार रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया। इसी काल का जो मानव है पहली बार रहने के लिए गुफाओं में, मतलब वो रहते थे, वहाँ से शुरुआत किया इन लोगों ने। भीमबेटका, जो कि कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका की पहाड़ियों से इस काल की गुफाएं प्राप्त हुई है, जिसका प्रयोग रहने के लिए किया जाता था। इसी काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। इसी काल का मानव, मतलब ये जो आपका उच्च पुरापाषाण काल है, इसका जो मानव जो है सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। भीमबेटका की गुफाओं से इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। अगला है मध्य पाषाण काल। यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य एक संक्रमण काल था। वस्तुतः यह काल नवपाषाण काल का अग्रगामी था। इस समय जलवायु गर्म हो गई। कब? मध्य पाषाण काल में। अब बर्फ की जगह घास से भरे मैदान उगने प्रारंभ हो गए। देखिए दोस्तों, जितना बन पड़ेगा मैं उतना समझाऊंगा, है ना, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। ठेठ भाषा में भी बताना पड़ेगा तो मैं बताऊंगा, वो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि मतलब किस ढंग से हमको बताना है ना। अगर आप लोग नहीं बताइएगा तो मैं इस वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर पाऊंगा, कैसे और समझा पाऊंगा। इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि किस तरह से आप लोग को समझना है। अब मध्य पाषाण काल हुआ, उसका अगला बिंदु है कि इस काल का मानव अब पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया था, है ना। मध्य पाषाण काल का जो मानव है ना, पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय 5000 ईसा पूर्व था। मध्य
पाषाणकालीन सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल सराय नाहर राय महदहा, जो कि प्रतापगढ़ में है, ठीक है ना। इस समय पत्थर के उपकरणों में तीर का जो नोक बनाया गया वह इस युग का विशिष्ट उपकरण है। पत्थर के उपकरणों में जो तीर का जो नोक जो बनाया गया था ना, वो मध्य पाषाण काल का विशिष्ट उपकरण है, जिसे जिसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहा जाता था। ये सूक्ष्म उपकरण यानी माइक्रोलिथ भी कहा जाता है ना। सूक्ष्म पाषाण उपकरण को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। इस काल के अन्य उपकरणों में इकधार फलक, बेधक, बेधनी, चाकू, तक्षनी एवं अर्धचंद्राकार प्रमुख है। इसी काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त होते थे। अब मध्य पाषाण काल से अब नव पाषाण काल में अब आते हैं। इसका अगला पाषाण काल है। तो कालक्रम के अनुसार यह युग काफी छोटा है, फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इसी युग में हुए हैं। विश्व स्तर पर इस संस्कृति का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व में पश्चिम एशिया में हुआ है। पश्चिम एशिया के मानव को जौ, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि के रूप में महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्रदान किया गया है। पश्चिमी एशिया के मानव को जौ, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि के रूप में महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्रदान किया। यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण यहीं से मिला है। कहाँ से? मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। तथा इसी जगह के मानव ने 7000 ईसा पूर्व में कृषि उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। इसी तरह भारत में कोल्डिहुआ नामक स्थान से चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। इसका समय भी 5000 ईसा पूर्व के लगभग आता है। नवपाषाण काल में स्थिर वासी लोग खेती से परिचित हो गए थे, है ना। नवपाषाण काल में स्थिर वासी लोग खेती से परिचित हो गए थे तथा पालतू पशु भी रखने लगे थे। नवपाषाण काल के जो लोग थे वो स्थिरवासी लोग खेती से परिचित हो गए और वह खेती भी करना वहाँ पर अस्थायी रूप से कर दिए थे और साथ में पालतू पशु भी रखने लगे थे। चलिए अगला देखते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा। इसलिए खान पान के बर्तनों का इन्हें जरूरत हुई, अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई दी। कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बुर्जहोम संस्कृति के लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। जो बुर्जहोम संस्कृति के लोग जो थे वो गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। देखिए, मैं ये जो जितना भी पॉइंट आप लोग को बता रहा हूँ ना, ये सभी क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चंस जो है महत्वपूर्ण है। ये जो है रेलवे में कितनी बार पूछ चुका है। आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा ये आप लोग के लिए वीडियो। आप लोग केवल वीडियो को देखते रहिए, है ना। आपको एकदम याद हो जाएगा सब। आप लोग जो हैं सो ईयरफोन लगा करके
और फिर से सुनते रहिए। अगला है, उससे पहले पॉइंट देखने से पहले महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट है ना, जिन्होंने पाषाण काल सभ्यता की खोज की, एक भूवैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे एक भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में स्थित हथनौरा से प्राप्त मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, जो भारत से सबसे प्राचीन है। जो भारत में सबसे प्राचीन है क्या चीज? मानव की खोपड़ी का जीवाश्म कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में स्थित है, वो हथनौरा क्षेत्र में है। लोहंदा, जो कि बेलन घाटी में स्थित है ना, लोहंदा से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ एवं बगनौर से प्राप्त होता है। विश्व के प्राचीनतम मृतभांड बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। विश्व के प्राचीनतम मृतभांड जो हैं बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम संस्कृति के लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर निवास करते थे। कहाँ के किस संस्कृति के लोग जो थे जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर निवास करते थे? तो बुर्जहोम संस्कृति के लोग। यहीं से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। अगला है ताम्र पाषाण काल। जिस काल का मानव पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, उसी काल को ताम्र पाषाण कहते हैं। ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। और जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा ना, वो कमेंट आप लोग कर दीजिए, मैं फिर से उसको समझा दूंगा। हाँ, पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। वेस्टा संस्कृति बलूचिस्तान में, जो कि पांडुरंग के मृत भांडों का प्रयोग करते थे। कुल्ली संस्कृति बलूचिस्तान में है, जो कि पांडुरंग के लेप पर काले रंग से चित्रण वाले मृत भांड बनाते थे। नाल आर्मी संस्कृति बलूचिस्तान में एवं सिंध में रहते थे, जो कि पांडुरंग के लेप पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृत भांड बनाते थे। अगला है झोब संस्कृति, जो कि बलूचिस्तान में रहते थे। लाल रंग के लेप पर काले रंग से चित्रण वाले मृत भांड बनाते थे। कोट दीजी संस्कृति सिंध में लाल रंग के लेप पर सिंध में रहते थे और लाल रंग के लेप पर दूधिया रंग की पट्टी जिस पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृत भांड बनाते थे। पूर्व हड़प्पा संस्कृति, जो कि पंजाब में रहते थे, लाल या बैगनी रंग के है ना, जो कि पाकिस्तान में लेप पर काले रंग की धारी वाला मृत भांड प्राप्त हुआ है और वो बनाते थे। ठीक है। अगला प्रमुख तथ्य है, देखिए मैंने अभी जो ऊपर बताया है ना, ये सब भी पूछा जाता है ना, कि पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहाँ से बिलोंग करते थे? तो पंजाब से। उन लोग का क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लाल या बैगनी रंग के लेप पर काले रंग की धारियों वाला मृत भांड प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से? तो पाकिस्तान से, है ना। ये सब पूछता है, इसीलिए ये सब आप लोग याद रखिएगा। अगला है प्रमुख तथ्य में कि सर्वाधिक पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां बलूचिस्तान से प्राप्त हुई है। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती मिलता है। ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला पॉइंट्स है गैरिक मृत भांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त मृत भांडों के आधार पर किया गया है। ठीक है दोस्तों,
तो कल फिर उपस्थित होंगे अगले टॉपिक के साथ। कल मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग को पढ़ाऊँगा, और ज़्यादा पढ़ना नहीं है, और जितना भी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी में पूछा जाता है मैं वो आप लोग को सभी चीज़ में बताऊंगा, सभी चीज़ को कवर करूंगा। अभी ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी एग्ज़ाम होने का संभावना नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे पढ़िए, सब याद रहेगा। अगर आप बका जाइएगा कि अभी तो वो भी पूरा नहीं हुआ है, साइंस पूरा नहीं हुआ है ना, तो उस तरह से मामला गड़बड़ा सकता है। इसलिए धीरे धीरे पढ़िए, मैं आप लोग को एग्ज़ाम का अपडेट भी देता रहूँगा, ठीक है। और धीरे धीरे पढ़िएगा ना तो माइंड में भी सब कवर होता जाएगा। ज़्यादा पढ़ने से भी कोई लाभ नहीं होगा। आप लोग को नोट्स भी अगर पूरा दे दिया जाए ना तो आपको कुछ ही याद नहीं होगा, केवल आप वीडियो देखते रहिए ना, उसके बाद आप लोग को सब याद हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।